हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो इसके सबसे पहले हम लोग फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला फीचर है, सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स व्हाइल अदर आर अवेलेबल टू द पर्सन जो कि फॉरेनर्स भी हैं या लीगल पर्सन को। लीगल पर्सन क्या होता है, ये चीज़ हम देखते हैं। लीगल पर्सन होता है, फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा इंडस्ट्रीज हैं। इस तरह की कोई एंटिटी, हम लोग उसको लीगल पर्सन कंसिडर करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स उन पे भी वो भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमारे एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, ये सर्टन क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे होते हैं। जैसे कि आपको आर्टिकल 19 जो है हमारा फ्रीडम बेस्ड है। आर्टिकल 19 इसमें हमारा फ्रीडम गारंटीड है। तो जो आर्टिकल 19 है इसमें फ्रीडम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन क्वालिफिकेशंस, और वो क्वालिफिकेशंस है मोरालिटी, डिसेंसी, पब्लिक ऑर्डर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपका, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट। तो स्टेट का कोई भी आर्बिट्री एक्शन होता है उसके अगेंस्ट जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स हमेशा लागू रहते हैं। स्टेट कभी भी आर्बिट्री एक्ट नहीं कर सकती है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है इसका, सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर। नेगेटिव इन कैरेक्टर होता है कि वो स्टेट पे एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, स्टेट को रिस्ट्रिक्ट करती है किसी चीज से। और पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव इन नेचर होता है कि स्टेट शैल प्रोवाइड, स्टेट शैल प्रोवाइड एंड स्टेट शैल नॉट डू दिस। ठीक है, तो वो जब आप आर्टिकल्स डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग ये चीज को आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, दे आर जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल का मतलब होता है जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आप अगर वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप जुडिशरी के पास जा सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट आपकी फर्दर रिट्स इशू करके आपके फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो डिफेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है, दे आर नॉट सेक्रोसेंट और परमानेंट। सेक्रोसेंट और परमानेंट का मतलब है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपके ऐसा नहीं है कि रिमूव नहीं किए जा सकते। कोई भी फंडामेंटल राइट को कभी भी अमेंड किया जा सकता है, रिपील किया जा सकता है और रिमूव किया जा सकता है, बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर। और जो बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है वो हमारी एक इम्पॉर्टेंट केस आया था 1973 में, केशव नंदा भारती केस, उसमें डिफाइन की है, जो टाइम टू टाइम बेसिस पे जुडिशरी को बताती रहेगी। नेक्स्ट फीचर है, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 21 और 21 के अलावा हम सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं एक सेपरेट ऑर्डर, जो इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है। ठीक है दोस्तों। तो आर्टिकल 19 की बात करते हैं। आर्टिकल 19 सिर्फ हमारा तभी सस्पेंड होता है जब नेशनल इमरजेंसी इंपोज होती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। इसके अलावा हमारा आर्टिकल 19 जो है वो कभी भी सस्पेंड नहीं होता है। नेक्स्ट है, द स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A। आर्टिकल 31 जो है ये बताता है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कुछ जगहों पर रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं। जैसे कि हमारा एक शेड्यूल 9th है, नाइन्थ शेड्यूल जो ऐड हुआ था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, उसमें कुछ लॉज ऐसे हैं मोस्टली रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ लॉज हैं जो कि आपके उसमें रखे गए हैं। क्योंकि लैंड होल्डिंग इंडिया में बहुत कम है और कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड थी, हंड्रेड्स ऑफ एकर्स, तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और जो जिनकी पास ज़्यादा लैंड थी उनसे लैंड लेके हमने, जिनके पास कम लैंड थी गवर्नमेंट ने उनको लैंड दी, लैंडलेस लोगों को लैंड दी। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के जो है ये जो आर्टिकल है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, वो रिस्ट्रिक्टेड भी हैं कुछ जगहों पे। Their application to the members of armed forces, paramilitary forces
एंड पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये रिस्ट्रिक्टेड है। ये नेचुरल सी बात है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं कुछ आर्टिकल्स को, कुछ फंडामेंटल राइट्स को, कि अगर पुलिस या आर्म्ड फोर्सेस ही किसी चीज को लेके प्रोटेस्ट करने लगेगी तो हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कौन देखेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये नेचुरल सी बात है कि उन लोगों को ये चीज अवेलेबल नहीं होती है। Their application can be restricted while martial law is in place। जब मार्शल लॉ होगा तो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है अवेलेबल नहीं होंगे। इसका प्रोविजन आर्टिकल 34 के अंडर है। अभी तक लगा नहीं है कभी भी, लेकिन इसका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। The most of them are directly enforceable and self executory। हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स है, मोस्ट ऑफ देम आर सेल्फ एग्जीक्यूटरी, बट कुछ एक आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनके लिए हमें एक सेपरेट पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन लेके आनी पड़ती है, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन लेके आनी पड़ती है, जैसे कि आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी से रिलेटेड हमने एक पूरा एक्ट बनाया हुआ है। तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनके लिए एक पूरा डिटेल्ड एक्ट बनाना पड़ता है उसके एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन ऑफ स्टेट। देखिए, डेफिनेशन ऑफ स्टेट हैज बीन यूज्ड इन डिफरेंट प्रोविजंस कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट्स। पूरे फंडामेंटल राइट के आर्टिकल में स्टेट शेल नॉट लिखा गया है। तो स्टेट की डेफिनेशन को जानना बहुत जरूरी है कि स्टेट है क्या चीज। तो पहली बात, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ये सेम गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट, executives, legislative organs of the state government, local authorities, municipalities, पंचायती राज institutions, district boards, improvement trusts, ये सारे के सारे जो हैं आपके स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, ये सारी की सारी जो है आपकी क्या चीज हैं, ये स्टेट की डेफिनेशन के अंडर कवर की गई है। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 declares that all laws that are inconsistent or in derogation of any of the fundamental rights shall be void। देखिए, ये जुडिशियल रिव्यू की पावर जुडिशरी को देता है इनडायरेक्टली। ठीक है दोस्तों, कोई भी ऐसा कानून जो पार्लियामेंट लेजिस्लेट करता है विच इज इनकंसिस्टेंट विद योर फंडामेंटल राइट्स शैल बी डिक्लेयर्ड void by the जुडिशरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14। इट सेज दैट स्टेट शेल नॉट, हमने जो कहा था कि स्टेट शेल नॉट, एक मैंने आपको शुरू में कहा था कि फंडामेंटल राइट्स कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है। स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए, टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है ये सिर्फ और सिर्फ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो हमारी बाउंड्री है इंडिया की, उसके अंदर ही लागू होते हैं। इसके अलावा हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है लागू नहीं होते। हम किसी फॉरेन स्टेट में अपने फंडामेंटल राइट्स को आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शेल नॉट, अगेन स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट। ये भी क्या है, एक नेगेटिव, एक जो है नेगेटिव आर्टिकल है। डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें जो दो क्रूशियल वर्ड्स हैं वो है एक डिस्क्रिमिनेशन एंड ओनली। देखिए, एक तो स्टेट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। दूसरा है ओनली ऑन द ग्राउंड्स, कौन कौन से ग्राउंड है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इसके अलावा स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट अगर कोई और ग्राउंड है इसके अलावा वो कर सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट डील करता है। प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। ठीक है, नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी इनएलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। इसमें दो चीजें ऐड हुई हैं, एक डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 17 जो कि हमने बात भी की थी। आर्टिकल 17 एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एंड ये क्या है, सेल्फ एग्जीक्यूटरी आर्टिकल नहीं है। इसके लिए हमने सेपरेट एक लॉ बनाया है पार्लियामेंट, अनटचेबिलिटी से लेकर रिलेटेड। ऑफेंसेस एक्ट 1955
हैज बीन कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक है, इसको अमेंड किया गया है सीआरपीसी 55 में। तो ये जो है एक्ट आपका अलग से हमने पूरा एक्ट बनाना पड़ा है, ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं था। तो ब्रॉडली ये चीज बनाई गई है। डिटेल में 1955 के एक्ट में पनिशमेंट्स है, प्रोविजंस है, वो डिस्कस किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है आपका आर्टिकल 18, abolishes टाइटल्स एंड मेक्स 4 प्रोविजंस इन दैट रिगार्ड। देखिए पहला है, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल। ये स्टेट को, जो हमने पीछे आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन देखी है, स्टेट को किसी भी तरह का टाइटल किसी भी इंडिविजुअल को देने से मना करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। एक्सेप्शन क्या है, मिलिट्री टाइटल्स या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल कोई पीएचडी है उसको मिल सकता है। एनी बॉडी, ठीक है, वेदर अ सिटीजन और अ फॉरेनर। नेक्स्ट, it prohibits a citizen of India from accepting any title from a foreign state। कोई भी सिटीजन जो है इंडिया का फॉरेन स्टेट से टाइटल्स नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। फॉरनर होल्डिंग एनी ऑफिस, कोई फॉरनर अगर हमारा कोई ऑफिस, पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ है और वो कोई फॉरेन एंटाइटलमेंट एक्सेप्ट करना चाहता है तो उसको पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेना पड़ेगा। और नो सिटीजन और फॉरनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट trust under the state is to accept any present emoluments or office from any or under any foreign state without the consent of the president। कोई भी फॉरनर जो है किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट का कोई ऑफिस या इमोलमेंट्स या प्रेजेंट्स जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम से रिलेटेड है। आर्टिकल 19 में आपके ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रीडम्स दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। इसमें आप डंडा भी जो होता है आपका, स्टिक जो होती है वो आर्म्स में कंसीडर होता है। राइट टू असेंबली है बट विदाउट आर्म्स, ये एक क्वालिफिकेशन है इस आर्टिकल के अंदर। ठीक है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है दोस्तों, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू रिजाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू प्रैक्टिस और profess any profession or carry on any occupation, trade or business। ठीक है दोस्तों, then comes article 20, protection in respect of conviction of offenses। देखिए आर्टिकल 20 grants protection against arbitrary and excessive punishment to an accused person वेदर सिटीजन और फॉरनर, ये दोनों पे लागू होता है, सिटीजन और फॉरनर। और लीगल पर्सन, लीगल पर्सन जो हमने डिस्कस किया था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ कंपनी और अ कॉर्पोरेशन। ठीक है दोस्तों, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, विच मीन्स कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि अभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है और उसके लिए आप किसी पर्सन को पनिश कर रहे हैं, तो वो चीज इस आर्टिकल के अंदर गलत मानी गई है कि आप किसी भी इंसान को पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। किस बेसिस पे, कि वो लॉ जो है अभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है नो डबल जेपडी, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर सम ऑफेंसेस मोर देन वंस। देखिए सेम ऑफेंस के लिए किसी भी इंसान को मोर देन वंस आप पनिश या उसके पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल जो है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है किसी करप्शन के केस में फंस जाता है और उसको डिपार्टमेंट से सस्पेंड किया जाता है। तो सस्पेंशन प्लस कोर्ट की तरफ से जो कन्विक्शन होगा, उसका कोर्ट से जो कन्विक्शन होगा, ये डबल जेपडी की कंसिडरेशन में नहीं आता है। सस्पेंशन जो है ये कंसिडर नहीं किया जाता है डबल जेपडी के केस में। ठीक है, ओनली जो कोर्ट की डिसीजन है वो कंसिडर होगा। पनिशमेंट आपके डिपार्टमेंट वाला जो सस्पेंशन है वो कंसिडर नहीं किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जानना आपको। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो क्रिमिनल है या जो भी कन्विक्टेड पर्सन है, उसको आप उसके अगेंस्ट जो है गवाही देने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, वो अपनी गवाही नहीं दे सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सारी प्रोटेक्शंस है ये किस में दी गई है, आर्टिकल 20 में। फिर आता है आपका आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। बहुत ज्यादा वाइडर स्कोप है इस आर्टिकल का
और इस आर्टिकल अगर ये हमारे जो डिटेल्ड फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने नहीं दिए होते कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम लोग आर्टिकल 21 के बेसिस पे, आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, राइट टू स्लीप आता है, राइट टू डेथ होता है, राइट टू क्रिमिशन होता है, बहुत सारी चीज, राइट टू क्लीन एयर हो गया, राइट टू क्लीन वाटर हो गया, ये सारे के सारी चीजें बहुत डिटेल में है। ठीक है, तो राइट टू लाइफ जो है बहुत ज्यादा वाइड और बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक आर्टिकल है। फिर आता है आपका राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। और ये लागू कब हुआ है, कब से इंप्लीमेंट हुआ है? अमेंड तो हो गया था 2002 में, लेकिन 2009 में इसका एक एक्ट बनाया गया है और अलग से राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बना है, उसके बाद इसको लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, और एक फंडामेंटल राइट ऐड किया गया और फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई, 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो थी ऐड हुई है। नेक्स्ट आ गया आपका आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 बेसिकली जो बात करता है वो करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या चीज है? प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है, हम किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट कोई भी आदमी को या किसी भी इंसान को, इंडिविजुअल को अरेस्ट कर लेती है बिफोर एक्टिंग एनी क्राइम या एनी न्यूसेंस। ठीक है दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन या इंटेलिजेंस, तो उस इंसान को जो है हम लोग कहेंगे वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट किया गया है। तो उसमें कौन कौन से उसके पास राइट्स अवेलेबल होते हैं, वो है, देखिए, उसको सबसे पहले पता होना चाहिए उसका ग्राउंड क्या है अरेस्ट का। दूसरा, वो लीगल प्रैक्टिशनर को अपने डिफेंस में जो है खड़ा कर सकता है, उसको अवेलेबल होना चाहिए। और उसके अरेस्ट के विद इन 24 आवर्स जो है उसको अब लीगल जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने प्रोड्यूस करना है। फर्दर जो जुडिशियल उसकी कस्टडी है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही उसको डिसाइड करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 23। ये आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार जो फोर्स्ड लेबर होती है, और इस तरह की कोई भी चीज। तो फोर्स्ड लेबर से रिलेटेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक प्रोविजन जो आर्टिकल 23 के अंडर मेंशन्ड है। ठीक है दोस्तों, ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों पे लागू होता है। नेक्स्ट कम्स आर्टिकल 24। ये प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन दी फैक्ट्रीज या हैजार्डस एक्टिविटीज में कोई भी हो। प्रोहिबिशन, आर्टिकल 14 prohibits the employment of children below the age of 14 years in the factory, माइंस और हैजार्डस एक्टिविटीज। देखिए, ये चीज बहुत ध्यान में रखना है आपने कि ओनली हैजार्डस एक्टिविटीज इसमें मेंशन्ड है, बाकी जगह पे जो नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है तो वहां पे ये चीज रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, अदरवाइज लेबर लॉज तो रिस्ट्रिक्ट करते हैं। नेक्स्ट कम्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजियस फ्रीडम्स भी अवेलेबल है। आर्टिकल 25 सेज दैट ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसर्न्स एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज आर, देखिए, फ्रीडम ऑफ कंसर्न्स, इनर फ्रीडम जो है इंडिविजुअल का, वो किस तरह से अपने रिलीजियस बिलीफ्स को प्रैक्टिस करता है, वो चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री, उसको फ्रीडम दिया गया है। प्रोफेस, राइट टू प्रोफेस, डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजन, कोई भी अपने रिलीजियस जो उसका फेथ है उसको फ्रीली डिक्लेयर कर सकता है कि हाँ, आई बिलोंग टू दिस रिलीजन, आई बिलोंग टू दैट रिलीजन। ठीक है दोस्तों, उसको प्रैक्टिस, वो किस फॉर्म में उसको प्रैक्टिस करता है, वो भी आपको रिलीजियस फ्रीडम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 के अंडर प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट कम्स राइट टू प्रोपगेट, अपने रिलीजियस बिलीफ्स को आप आगे दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं, दैट इज ऑल्सो दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ आवर ओन रिलीजन। तो वो जो चीज है दैट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन कम्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। देखिए, आर्टिकल 27 जो है, एवरी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जो है दे आर फ्री टू मैनेज देयर रिलीजियस अफेयर्स, राइट टू एस्टेब्लिश, मेंटेन इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बना सकते हैं कोई भी, राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन,
right to own, acquire movable and immovable property and administer such property in accordance with the law. ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आर्टिकल 27. Article 27 lays down that no person shall be compelled to pay any taxes for the promotion of or maintenance of any particular religion or religious organization. In other words, the state should not spend the public money. The state should not spend the public money collected by ways of taxes for the promotion of और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. देखिए, स्टेट और रिलीजन सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट सेपरेट बॉडीज हैं. रिलीजन को स्टेट के साथ कभी नहीं जोड़ना चाहिए. हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सेक्युलरिज्म को प्रमोट करता है. तो गवर्नमेंट ना तो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर सकती है, ना किसी पर्टिकुलर रिलीजन पे टैक्सेस लगा सकती है उसको प्रमोट करने के लिए, ना ही कोई डोनेशंस दे सकती है. ठीक है दोस्तों, ये चीज बहुत क्लियरली आर्टिकल 27 में मेंशन किया गया है कि स्टेट और रिलीजन जो है दो अलग अलग चीजें हैं. कोई भी प्रमोशन स्टेट के द्वारा किसी पर्टिकुलर रिलीजन को अगर किया जाता है, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कम्स आर्टिकल 28. No religious institution shall be provided in any education institution. No religious instructions shall be provided in any education institutions wholly maintained out of state funds. देखिए, जो कोई भी गवर्नमेंट के फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, उसमें किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जा सकता. ठीक है दोस्तों, तो ये चीज जो है फंडामेंटली इनकरेक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनली भी इनवैलिड है. Next is Article 29 provides that any section of the citizens residing in any part of India having distinct language, script, culture of its own shall have the right to conserve the same. देखिए, कोई बहुत जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, हिमाचल प्रदेश है या कश्मीर है या डिफरेंट ट्राइबल एरियाज हैं हमारे, इन कुछ जगहों पे डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट पाई जाती हैं जिसको प्रोटेक्ट करने का पूरा राइट जो है आपका किसका है, इंडिविजुअल्स को राइट है. तो ये राइट जो है आर्टिकल 29 में कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफेंडेड है. नेक्स्ट कम्स आर्टिकल 30. आर्टिकल 30 ग्रांट्स द फॉलोइंग राइट्स टू माइनॉरिटीज वेदर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक. देखिए, ये दो वर्ड्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया में दो तरह की माइनॉरिटीज हैं और वो माइनॉरिटीज किस बेसिस पे है, एक तो रिलीजियस बेसिस पे माइनॉरिटीज हैं और दूसरी लिंग्विस्टिक बेसिस पे माइनॉरिटीज हैं. तो उनको कौन कौन सी राइट्स हैं ये देखते हैं हम लोग. ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश, एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर ओन. तो कोई भी जो माइनॉरिटी है वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश कर सकती है, उनके पास वो फ्रीडम है. द कंपनसेशन amount fixed by the state for the compulsory acquisition of any property of a minority education institution shall not restrict or abrogate the right guaranteed to them. देखिए, हम लोग डेवलपमेंट पर्पस के लिए कुछ कंपल्सरी एक्विजिशन होती हैं, तो ये वाला राइट जो है आर्टिकल 30 के अंडर वायलेट नहीं होना चाहिए. किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की हम लोग रिलीजियस प्रॉपर्टीज या कोई उनकी प्रॉपर्टी है उसको एक्वायर नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, कंपल्सरी एक्विजिशन और रीजनेबल जो है आप उसको कॉम्पनसेशन देके नहीं कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कम्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है हमारी आर्टिकल 32 के अंडर है. आर्टिकल 32 इट प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसका मतलब है कि अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 वायलेट होता है, तो इंडिविजुअल कैन डायरेक्टली मूव टू दी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. ठीक है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंडर जो रिट्स मेंशन्ड है, फॉर एग्जांपल को वारंटो, हेबियस कॉर्पस, इस तरह की जो रिट्स अवेलेबल है, ये सारी की सारी एक्सरसाइज करता है सुप्रीम कोर्ट. लेकिन इसकी पावर जो ड्रॉ होती है आर्टिकल 32 से होती है. और एक बहुत अच्छी चीज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है,
वो ये है कि हमारा जो फंडामेंटल रेमेडीज है, जो फंडामेंटल राइट्स की रेमेडीज है, वो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, अपने आप में इन इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।